वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप एच पी बी एड एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो एच पी स्टडीज़ की तरफ से पेड कोर्सेज चल रहे हैं। फुल स्टडी मटेरियल आपको इसमें मिलता है। पिछले साल भी हमारे 20 से 25 स्टूडेंट्स एच पी बी एड एंट्रेंस टेस्ट क्रैक कर चुके हैं। गवर्नमेंट सीट उनको मिल चुकी है सब्सिडाइज्ड। ठीक है, तो व्हाट्सएप ज़रूर करिएगा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, चाहे मैं हिंदी की बात करूं, इंग्लिश की बात करूं, जीके की बात करूं, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूं, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड कमिटीज़ कमीशंस जो हैं, रीजनिंग की बात करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कमिटीज़ और कमीशंस जो संबंधित हैं इंडियन एजुकेशन से, यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं और इतने जो यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं कमिटीज़ और कमीशंस, पढ़ लोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ पे क्या होगा, किसी भी कमेटी या कमीशन का नाम होगा, यहाँ पे ईयर होगा, यहाँ पे चेयरमैन होगा और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स, इसके क्या क्या उद्देश्य थे, ये दर्शाया होगा। इंग्लिश में दिए रहेंगे, हिंदी में भी मैं डिस्कस करता रहूँगा। और ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। इनमें जो डिस्क्रिप्शन होती है, यहीं से सीधे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। किस तरीके से, वो मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आप सभी के लिए पुट करूंगा। जिस स्टूडेंट का सबसे पहले आंसर आएगा उसको ये पेड मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में विनर अनाउंस किया जाएगा। तो सबसे पहले जो कमीशन या कमेटी आप कह सकते हैं, लॉर्ड मैकाले मिनट कब आया, किस ईयर आया? 1835 में। चेयरमैन कौन? थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, संस्कृत हो गई या फिर अरेबिक हो गई, इंडिया में ये भाषाएं चलती थीं इससे पहले। तो ये दर्शाया गया कि ये भाषाएं इतनी कारगर साबित नहीं हो रही है इंडिया में एजुकेशन में, इसलिए इंग्लिश जो है इसको दर्जा देना चाहिए, इसको वैल्यू देनी चाहिए। और इन्होंने ये भी कथन बोला, ए क्लास ऑफ पर्सन्स, यानी कि लोगों की श्रेणी होती है, इंडियन इन ब्लड एंड कलर, भारतीय जो हैं ये खून से और रंग से है, लेकिन इंग्लिश जो है इनके टेस्ट में है, स्वाद में है। चाहे मैं ओपिनियंस की बात करूं, जो उनके विचार वगैरह होते हैं, चाहे मोरल्स की बात करूं, जो नैतिकता होती है, या फिर इंटेलेक्ट की बात करूं, ठीक है। यह भी बोला गया कि आप कह सकते हैं इंग्लिश जो है चाहे साइंस से बड़ी ना हो, लेकिन इसके मोरल्स जो हैं वो साइंस से बड़े हैं। और यही कुछ एक बातें हैं जो इंग्लिश को बड़ी बनाती हैं, इसलिए इंग्लिश इम्पोर्टेंट है। तो ये मैकाले के बारे में आप देख लेना, मैकॉलेस मिनट। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं वुड्स डिस्पैच, जिसको पूरा हम बोल सकते हैं वुड्स एजुकेशन डिस्पैच। 1854 ये ईयर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सर चार्ल्स वुड, पूरा नाम याद रखो चेयरमैन का। जैसे ही ये वुड्स एजुकेशन डिस्पैच आया, जो इंग्लिश है इंडिया में बहुत ही बड़े पैमाने पर यूज़ होना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दर्शाई गई। अब दोस्तों, इंग्लिश जो है प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक पहुँच गई इंडिया में। इसमें ख़ास बात ये थी कि इंग्लिश तो है ही, ये तो इंट्रोड्यूस की ही गई इंडिया में। साथ में वर्नाकुलर जो लैंग्वेजेस होती हैं, चाहे हिंदी हो, मराठी हो, तेलुगु हो, कोई भी हो, पंजाबी, इनमें भी स्टडी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले इंग्लिश को प्रमोट किया गया, जो लो लेवल होता है, स्कूल लेवल। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटीज़ में भी, और निजी जो आप कह सकते हैं व्यक्ति होते हैं या फिर उनका कोई संस्थान है, वो भी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं इंग्लिश में, तो उसके लिए भी प्रेरित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसको हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आता है हंटर कमीशन कब आया, तो 1882, विलियम हंटर नाम है। रिपोर्ट 1883 में दी गई। इसमें जो कुछ एक महत्वपूर्ण सुझाव थे, तो इसमें दोस्तों जो प्राथमिक शिक्षा है ये प्रायोरिटी के हिसाब से दी जानी चाहिए, इस कमीशन ने, इस आयोग ने बोला। और जो सरकार है उसको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी प्राइमरी एजुकेशन की, जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं या म्यूनसिपल बोर्ड्स होते हैं उनके थ्रू। और 1/3 जो खर्चा है दोस्तों ग्रांट इन एड में प्रोवाइड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ताकि एजुकेशन जो है अच्छे से इम्प्रूव हो सके। और 2 तरीके के
स्कूल्स वगैरह एस्टेब्लिश होने चाहिए। पहला तो जो स्टूडेंट्स वोकेशनल एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, वोकेशनल एजुकेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आज के टाइम में ITI, ठीक है। चाहे कोई भी टेक्निकल कोर्सेज वगैरह हों, व्यवसाय में काफ़ी सहायता होती है इन कोर्सेज के बाद। और दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्कूल एस्टेब्लिश होगा वो लिटरेरी एजुकेशन के लिए, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई अच्छे से आगे जाके राइटर बनना चाहता है एंड सो ऑन, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में अगर कोई जाना चाहता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट जो है उसको हटाना चाहिए। किस चीज़ को हटाना चाहिए? खुद को हटाना चाहिए कि एजुकेशन से जुड़ी रहे सरकार। ये जिम्मेदारी देनी चाहिए प्राइवेट जो निजी जो संस्थान वगैरह होते हैं उनको, ताकि पैसा जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करें और एजुकेशन पूरे देश को मिले। सरकार का पैसा जो है इसमें काफ़ी वेस्ट होता है। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, जो महिलाएं हैं उनको दोस्तों यहाँ पे बल दिया गया, उनका जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे भाग है शिक्षा में, ये बढ़ाया गया। तो क्वेश्चन आता है कि महिलाओं के लिए, महिलाओं की शिक्षा जो है उसको किसने बल दिया सबसे ज़्यादा? तो हंटर कमीशन याद रखना, ये क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं इनसे रिलेटेड। इसलिए स्टूडेंट्स इसको छोड़ना नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। बस हमारे साथ जुड़े रहना है, आपको अच्छे से करवाया जा रहा है सब कुछ। पेड कोर्सेज जरूर ज्वाइन करिए, उसमें पूरे का पूरे वीडियोस या नोट्स आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी होंगे ऑनलाइन, आपको अपनी परफॉर्मेंस भी पता चलेगी। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कमीशन, ये दोस्तों 1902 में आया। थॉमस रॉलेप आपको इनका चेयरमैन याद रखना है। जो कुछ एक महत्वपूर्ण सुझाव है इसमें सबसे पहले तो प्रशासन जो है उसको रीऑर्गेनाइज किया गया, दोबारा फिर से व्यवस्थित किया गया। और यहाँ पे सिस्टमेटिक सुपरविज़न की गई, यानी कि चेक किया गया अच्छे से सिस्टम के तौर पे जो एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं। सपोज करिए कि HPU है, ठीक है, तो HPU के थ्रू काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़, काफ़ी सारे कॉलेजेस होते हैं। किसी भी ज़िले में कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे साई यूनिवर्सिटी पालमपुर की बात करूँगा, तो किसी भी यूनिवर्सिटी से वो अटैच्ड हो सकती है, तो एफिलिएटेड कॉलेजेस हो गए वो। तो इनको अच्छे से व्यवस्थित करना है किस एक्ट के तहत? इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कमीशन या फिर आयोग। उसके बाद दोस्तों इम्पोजिशन ऑफ मोर वेल डिफाइंड कंडीशंस ऑफ एप्लीकेशन, तो दूसरा जो है ये बी जो है इसी से संबंधित सी भी है। इसमें और भी ज़्यादा जो कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं, उनको एनालाइज करना है अच्छे से। उसके बाद सब्सटेंशियल चेंजेस इन करिकुला एंड इन दी मेथड्स ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशंस के ऊपर फोकस किया गया, कुछ एक बदलाव किए गए जहाँ पे ज़रूरत थी। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि लॉर्ड कर्जन, उस टाइम आपको पता होगा 1905 के आसपास यही थे, बंगाल विभाजन वगैरह, तो इन्होंने इसको लागू किया था, इस यूनिवर्सिटी एक्ट को। रिकमेंडेशंस आई थी इस कमीशन की, 1904 में इसको लागू कर दिया गया और इम्प्रूवमेंट हुई भारी मात्रा में जो हायर एजुकेशन होती है, क्योंकि हर साल 5 लाख रुपए जो है ये प्रोविज़न के लिए इसके दिए गए इस एक्ट के। तो ये याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि 5 लाख रुपए प्रति वर्ष किस आयोग के लिए दिए गए थे, तो इसको बोला जाता है यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, ठीक है। उसके बाद है कैलकट्टा यूनिवर्सिटी कमीशन ऑफ, जिसको हम सैडलर कमीशन भी बोलते हैं। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि सैडलर कमीशन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? कैलकट्टा यूनिवर्सिटी कमीशन। तो 14 सितंबर 1917 याद रखना, ईयर याद रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माइकल सैडलर पूरा नाम है इनका। तो इन्होंने कुछ एक महत्वपूर्ण सुझाव क्या कह दिए? स्कूल कोर्स जो है 12 सालों का ही होना चाहिए, जैसे कि आज के टाइम में आप देखते हो 10+2 आपको करनी पड़ती है। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें चेंजेस हुए हैं, तो आगे आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी पढ़ाई जाएगी, इंपॉर्टेंट है ये भी, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट जो है दोस्तों, इसको एडमिशन वगैरह यूनिवर्सिटी में तब मिलेगी जब वो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास करेगा, 10+2 के एग्ज़ाम्स पास करेगा। और अगर यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये स्कूलों के ऊपर कंट्रोल करना शुरू करेंगी, तो सरकार उस बीच में आ जाएगी, उस बचाव में, और स्कूलों को अपने हिसाब से काम करने देगी, बोर्ड्स को अपने हिसाब से काम करने देगी। अब डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि
जो डिग्री है 3 सालों की निर्धारित की गई थी किस आयोग के तहत, तो सैडलर कमीशन। तो जैसे कि आप बीए, बीएससी वगैरह देखते हैं, बीकॉम 3 सालों की होती है, तो यही कारण है क्योंकि सैडलर कमीशन में ये सब कुछ दर्शाया गया है। और दोस्तों, टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये रिप्लेस करेंगी जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। टीचिंग के लिए पार्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ बननी चाहिए, जितना संभव हो सके उतना। और सैडलर कमीशन जो है इसने काफ़ी फोकस किया कि इसके ऊपर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, फीमेल एजुकेशन के ऊपर, टीचर ट्रेनिंग के ऊपर, ठीक है। तो सैडलर कमीशन कुल मिला के काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस जो हैं सैडलर कमीशन की ये सरकार के द्वारा एक्सेप्ट भी की गई, जिससे क्या हुआ, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है इंडिया में ये काफ़ी विकसित हुई। ये समय है 1916 से 21 के आसपास। और इसी के चलते कुछ एक नई यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जिसको विश्वविद्यालय हम बोलते हैं, एस्टेब्लिश किए गए। इनके नाम याद रखना क्योंकि क्वेश्चन आता है कि सैडलर कमीशन के तहत कौन सी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश नहीं की गई। तो ऑप्शंस में काफ़ी सारे होंगे, लेकिन एक ऐसा होगा जो इनमें से नहीं होगा, जैसे कि अलीगढ़ हो गया, लखनऊ हो गया, बनारस हो गया, मैसूर हो गया, पटना हो गया, ढाका हो गया, ओस्मानिया हो गया। तो बाकी जो हार्टोग कमेटी है इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप सभी के लिए क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, जिस भी स्टूडेंट ने इसका सही आंसर कर दिया उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्टडी मटेरियल मिलेगा, पेड मटेरियल। किस कमीशन के तहत, किस आयोग के तहत ये डिसाइड किया गया था कि वोकेशनल कोर्स अलग से होगा और लिटरेरी कोर्स अलग होगा। जिस भी स्टूडेंट का सबसे पहले इसका आंसर आ गया उसी को यहाँ पे कोर्स मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, आप गवर्नमेंट सीट प्राप्त करना चाहते हो एचपीयू में, चाहे धर्मशाला में या शिमला में, तो कोर्स ज़रूर ज्वाइन करना। अभी तक फीस कम ही है, जल्द ही इंक्रीज़ हो जाएगी, फुल पैकेज आपको मिल रहा है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जय हिंद, जय हिमाचल।